वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। इसके अंदर डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। देखें, डिस्ट्रक्टर जो होता है वो एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। जैसे आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, ऐसे ही डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम होता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस डिस्ट्रक्टर की डिटेल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। उसमें उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि क्लास का नेम, जो भी क्लास होगा उसका, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, उसके स्टार्ट के अंदर क्या लगा देते हैं, टिल्डा साइन। टिल्डा साइन जब लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टर बन जाता है। अगर आप टिल्डा साइन नहीं लगाते, ऐसे क्लास का नेम लिखते हैं, तो वो ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये होता है कि पहली प्रॉपर्टी तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि ये स्टैटिक और कॉन्स्ट इसको नहीं रख सकते, हम डिक्लेयर नहीं करते। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते। देखें, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे तो उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी पढ़े थे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बारे में भी पढ़ा था हमने। लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी आर्गूमेंट इसमें पास नहीं किया जाता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती इसकी, और क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, कब कब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट गोज़ आउट ऑफ स्कोप, यानी कि ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। डिस्ट्रॉय होना होता है ऑब्जेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दूसरी, जब प्रोग्राम आपका एंड होता है तब भी ये कॉल होता है। उसके बाद जब फंक्शन एंड होता है तब भी ये कॉल होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं बाकायदा करके बताऊंगा आपको कि प्रोग्राम एंड जब होता है तो डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, फंक्शन एंड होता है तो डिस्ट्रक्टर, ये सारी मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको भी बताता हूँ। उसके बाद ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड जब होते हैं तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिलीट ऑपरेटर के थ्रू भी आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ये सारे जो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को मैं बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। ओके। उसके बाद यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इसी तरह डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी होता है। और डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, और यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रक्टर लिखने की, जबकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर मौजूद है। तो हमें अपना डिस्ट्रक्टर बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है सी प्लस प्लस के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम सी प्लस प्लस में करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ये चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी आपसे के साथ कि जब हमने मेमोरी, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी होती है हीप पे, तो हम खुद फिर यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर लिखते हैं ताकि मेमोरी को रिलीज़ कर सकें हीप में से। अगर हम यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो क्या होता है, मेमोरी लीक हो जाती है, यानी कि मेमोरी जो हीप पे बनी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो ज़ाया हो जाती है। ये चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। सिंपल एक क्लास है मेरे पास ए, उस क्लास के अंदर एक मैंने क्या ली, अरे बनाई, जो कि 5 साइज़ के, जिसका साइज़ क्या है 5 साइज़ की ये अरे आपकी सिंपल स्टैक पे बनेगी। कोई यहाँ पे फ़िलहाल मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं बता रहा कि डायनामिक एलोकेट होगी, ये अरे सिंपल स्टैक पे बन रही है। ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह लें, उसके अंदर सिंपल एक डिस्प्ले मैसेज करवाया कंस्ट्रक्टर। इसी तरह ये देखें, ये क्लास थी मेरी ए, उसके साथ जब मैंने टिल्डा साइन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। और डिस्ट्रक्टर ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया डिस्ट्रक्टर का, सिंपल। और ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो है ये कंपाइलर भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप नहीं बनाना चाहते
अगर आपने मेमोरी कोई ऐसी मेमोरी अपनी क्लास के अंदर क्रिएट नहीं की जो कि डायनामिक मेमोरी हो, जो कि हीप पे मेमोरी एलोकेट हो रही हो, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती आपको डिस्ट्रक्टर लिखने के लिए। उसके लिए जो आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपाइलर की तरफ से, डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर, वही बेहतर है, वही काम करता है। अगर आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है तो उसके लिए आपको यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। इसकी मैं आगे जाके एग्जांपल देता हूँ और बाकायदा उसको समझाता हूँ। इस क्लास के अंदर ये मेरे पास एक फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है, जो कि सिंपल एक इनपुट ले रहा है अरे के अंदर। ये एक डिस्प्ले का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको ये कोड ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके समझाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें, ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है A1 के नाम से। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जब ये A1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया, कंस्ट्रक्टर वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इनपुट का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये प्रोग्राम मेरा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे आके एंड हो जाएगा प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लें। ये देखें, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ तो मैसेज डिस्प्ले में आ गया कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ क्योंकि अरे है मेरी 1 2 3 4 5। इनपुट दिया, उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, उसने डिस्प्ले करवा दी, और एंड पे जब प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हुआ, ख़त्म हुआ, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डिस्ट्रक्टर को डिस्प्ले करवाया था, तो ये देखें, ये डिस्ट्रक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ये वो चीज़ थी जो यहाँ पे ये लिखी हुई थी कि जब प्रोग्राम आपका एंड होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये वही एग्जांपल थी कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और जब आपका ये प्रोग्राम एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आपने अभी देखा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक चीज़। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ। ये कोड जो है इसको ज़रा मैं अनकमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन है, यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, और इस डिस्प्ले के फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और इस डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A2 के नाम से। क्लियर। अब ये देखें क्या होगा। सबसे पहले A1, जब आप इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, A1 बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद इनपुट का फंक्शन कॉल होगा, मैं इनपुट करूँगा। उसके बाद क्या होगा, मैं इस फंक्शन के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही फंक्शन के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा A2 के नाम से, जो कि फंक्शन के अंदर बन रहा है। तो A2 क्या होगा, जब ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ज़ाहिर है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जैसे ही ये आपका फंक्शन एंड होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा इसके लिए। यानी कि A2 जो था, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये एक फंक्शन के अंदर बनाया है, ये एक लोकल ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन का। जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने A2 का, ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4, जैसे ही मैंने वैल्यू एंटर की उसके बाद ये B4, यानी कि यहाँ पे B4 का जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था, यानी कि जो डिस्प्ले का आपका फंक्शन था, उससे पहले ये चीज़ थी, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये जो कंस्ट्रक्टर मैसेज डिस्प्ले हुआ, ये जो कॉल हुआ ना, ये जो फंक्शन के अंदर मैंने A2 बनाया उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले हुई। अब ये देखें साथ ही डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन एंड होगा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर ये कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, A2 के लिए, A2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मतलब क्या था, मतलब ये था कि फंक्शन के अंदर जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जब फंक्शन मेरा एंड हो जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये फंक्शन के अंदर जब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये फंक्शन के अंदर जब ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ये जो डिस्ट्रक्टर है ये बेसिकली जो आपका A1 ऑब्जेक्ट आपने बनाया है मेन के अंदर, जब वो एंड होगा यानी कि प्रोग्राम एंड होगा तो इसका उसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा एट द एंड। यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट समझा कि जब फंक्शन आपका एंड होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये अभी आपने देखा एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, जब फंक्शन एंड हुआ तो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हम देखते हैं ये चीज़, ये बेसिकली चीज़ ये है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़, अब ये चीज़ जो है ये मैंने ब्लॉक के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक लोकल क्या है ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ये ब्लॉक ख़त्म होगा तो ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ये जब ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही ये ब्लॉक ख़त्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि ब्लॉक के अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो ब्लॉक के ख़त्म होने पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके लिए आप रन करके देखें प्रोग्राम तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे ये जो फंक्शन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बना था और डिस्ट्रॉय हुआ था, ये जो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्टर फिर डिस्ट्रक्टर, यानी कि ब्लॉक एंड होने से पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये जब ब्लॉक आपका स्टार्ट हुआ ये वाला, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एक चीज़ ये वाला हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि जो ब्लॉक के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो जब ब्लॉक ख़त्म होता है तो एंड होता है तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ओके, अब ये चीज़ हम देखते हैं कि डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। उसके लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। जैसे आप एक डायनेमिक अरे क्रिएट करते हैं ऐसे ही एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना और उसको पॉइंट कौन कर रहा है, ए पॉइंटर। जैसे ही मैंने ए PTR को मैं डिलीट करूँगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यानी कि डिलीट के ऑपरेटर के थ्रू भी आप डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये डिलीट ऑपरेटर क्या काम करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट हीप पे बना होगा उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके लिए आप रन करके देखें तो इसके लिए भी डिस्ट्रक्टर आपका चलेगा। ये लास्ट पे देखें, ये चीज़ यहाँ भी देखें, डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, पहले क्रिएट हुआ, ये उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर साथ ही डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये डिस्ट्रक्टर कॉल कैसे हुआ, जैसे ही मैंने डिलीट लिखा था, डिलीट ने क्या किया, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया और उसके बाद डायनामिक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, डिलीट के ऑपरेटर के थ्रू भी आप डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने, क्लियर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो बनाया क्यों जाता है। खुद मैं जब डिस्ट्रक्टर यूज़र डिफाइन डिस्ट्रक्टर मैं खुद क्लास के अंदर लिखता हूँ तो क्यों लिखता हूँ। अब ये जो डिस्ट्रक्टर है, ये देखें, ये जो डिस्ट्रक्टर आपके सामने है ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है। ये मैं लिखूँ या ना लिखूँ क्लास के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं ये लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कंपाइलर भी मुझे प्रोवाइड कर देगा, ये कंपाइलर भी मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
वो ऐसी कौन सी वजूहात है कि जिस जगह पे मुझे डिस्ट्रक्टर को लिखना ज़रूरी पड़ जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि डिस्ट्रक्टर वहाँ पे लिखना होता है, वो एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अब सपोज करें, लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक साइज़ का वेरिएबल लिया और एक साथ में एक पॉइंटर बनाया, और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट साइज़ दे देता हूँ। ये साइज़ यूज़र से आ जाएगा, साइज़ के अंदर क्या आ जाएगा, साइज़, और इस साइज़ की मैं एक डायनामिक अरे एलोकेट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये देखें, ये क्लास के अंदर क्या किया मैंने, क्लास के अंदर मैंने सिंपल ये किया कि थोड़ा सा चेंज किया कोड को। उसके डेटा मेंबर्स जो थे उसमें एक साइज़ आ गया मेरे पास, और एक अरे पॉइंटर लिया मैंने, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें क्या किया मैंने, सिंपल साइज़, यहाँ पे मेरे पास साइज़ आएगा और साइज़ को मैंने साइज़ के अंदर इनिशलाइज करवा दिया, और इसी तरह यहाँ पे मैंने एक डायनामिक अरे एलोकेट कर ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे मैंने A1 बनाया और उसके साथ ही मैंने 5 साइज पास कर दिया। ये फ़िलहाल के लिए बाकी जो चीज़ें हैं ना, उनको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये इस केस में क्या होगा, A1 बनेगा और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो 5 है ये यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे S के पास साइज़ के अंदर 5 आ जाएगा, और ये हीप पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी न्यू के कीवर्ड से, यानी कि डायनामिक अरे बनेगी। कितने साइज़ की, 5 साइज़ की, क्योंकि मैंने वहाँ से 5 पास किया था, तो 5 साइज़ की ही मेमोरी मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन ये मेमोरी कहाँ पे बन रही है, ये हीप पे बन रही है, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है। ओके, अब देखें, अब बेसिकली मैं आप लोगों को इस बताता हूँ कि होता क्या है। देखें, स्टैक पे एक होता है स्टैक, एक हीप। ठीक है, स्टैक पे A1 का ऑब्जेक्ट बना, ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया A1 का, तो स्टैक पे A1 का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, ये A1 का ऑब्जेक्ट बना, और A1 के ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक साइज़ है और एक पॉइंटर है। साइज़ के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 5, क्योंकि मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो 5 पास किया था। और ये क्या होगा, ये जो चीज़ है ये एक पॉइंटर है, ARR एक पॉइंटर है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया था, एक हीप पे मेमोरी एलोकेट की थी 5 साइज़ की, तो ये मेमोरी एलोकेट होगी हीप पे, ये वाली जो आपके सामने ये हीप पे मेमोरी एलोकेट होगी। और इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा, यानी कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, ये इस पॉइंटर के पास होगा। ये बेसिकली ये पॉइंटर इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। कुछ इस तरह का आपके सामने ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बता रही है कि ऑब्जेक्ट बना, साइज़ के पास 5 आया, और कंस्ट्रक्टर में मेमोरी एलोकेट हुई 5 साइज़ की, और उस मेमोरी का जो हीप पे मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस किसके पास चला गया, ARR, जो कि एक पॉइंटर बनाया था। क्लियर, इस चीज़ को ज़रा देखें। उसके बाद देखें, ये इनपुट का फंक्शन वही है, ये डिस्प्ले का फंक्शन वही है, इससे कोई कंसर्न नहीं हमारा। हमने देखना है, अपना कॉन्सेप्ट देखना है कि डिस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है बनाना। तो जैसे ही ये आपका प्रोग्राम एंड होगा तो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर ये काम करेगा कि स्टैक पे पड़ी सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, ये जो स्टैक पे आपका ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको ख़त्म कर देगा।
यानी कि स्टैक पे जो चीज़ पड़ी है आपकी, स्टैक पे जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब याद रखें, जब स्टैक पे आपने अपना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये हीप पे जो आपने मेमोरी क्रिएट की थी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो हमें इसलिए अपना डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर खुद लिखने की ज़रूरत होती है, ताकि हम हीप पे अगर मेमोरी एलोकेट की हुई है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो उसके लिए करना ये होता है कि अपना एक यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर लिखना होता है, उसमें हमने हीप पे जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। यानी कि इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इस चीज़ को भी डिलीट करने के लिए, इस मेमोरी को भी डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रक्टर के अंदर जाके, ये जो डिस्ट्रक्टर है फ़िलहाल इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, लेकिन अब हमें कुछ इसमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी एलोकेट हीप पे हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट ये देखें, ये डिलीट अरे, ये क्या होगा, ये जो पॉइंटर है जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यानी कि जब डिस्ट्रक्टर के अंदर हम ये चीज़ लिख देंगे तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि ये जो ए डबल आर है इसको जब मैं डिलीट करूँगा, ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यानी कि उसको डिलीट कर देगा। तो उसके बाद डिस्ट्रक्टर इसको तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ख़त्म कर ही देगा। स्टैक पे जो पड़ी वैल्यूज़ होगी वो तो ख़त्म हो ही जाती हैं, लेकिन डिलीट के कीवर्ड से मैंने हीप पे मेमोरी को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, अगर आपने अपने क्लास के अंदर, अगर आपने अपनी क्लास के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की है तो उसको डिलीट करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। डिस्ट्रक्टर के अंदर जाके आपको उस मेमोरी को पहले डिलीट करना पड़ता है, तब जाके हीप वाली मेमोरी डिलीट होगी। अदरवाइज़ हीप वाली मेमोरी डिलीट नहीं होगी और मेमोरी लीकेज हो जाएगी, तो इससे मेमोरी आपकी क्या होगी, ज़ाया होगी। तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि हमने यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर जो होगा वो तब लिखना है जब क्लास के अंदर अगर हमने मेमोरी डायनेमिक एलोकेट की हो। यानी कि अगर हीप पे मेमोरी एलोकेट की है तब जाके हमें डिस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपने हीप पे मेमोरी नहीं एलोकेट की तो आपको डिस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर आपको प्रोवाइड करता है, तब उससे काम चल जाता है। अगर आपने मेमोरी हीप पे एलोकेट की है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई है आपकी क्लास के अंदर, तब उसके लिए आपको क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, जिसमें आपको जाके उस चीज़ को डिलीट करना पड़ता है। क्लियर? तो ये था आज का एक, आसान है, मुश्किल नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्ट्रक्टर का जो कि मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी और डीप कॉपी, और ये देखेंगे, और उसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।